सुमन घबराई हुई थी। उसकी बचपन की वो सहेली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, आज अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। कला तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं सुमन, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैंने प्राची से तुम्हें फोन इसलिए ही करवाया है। सुमन, मेरी प्राची मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसके लंबे कद के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाँ नहीं कहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। कला, तेरे मेरे ऊपर बहुत एहसान है, तू चिंता मत कर। प्राची मेरे घर की बहू बनेगी। मैं अपने छोटे बेटे अजय से प्राची की शादी करवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। पर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी कला। और देखना, हम दोनों सहेलियां मिलकर अपने बच्चों की शादी करेंगे। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आंटी जी, माँ को बोलिए ना ये ऐसी बातें ना करे। माँ, आंटी जी देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर जल्दी आइए, कला कुछ बोल नहीं रही। I'm sorry, she's no more. आंटी जी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसे माँ बुलाऊंगी आंटी जी? प्राची, मेरी बच्ची चुप हो जा। देख, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। आ मेरे कलेजे से लग जा मेरी बिटिया, चुप हो जा। कला, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। सुमन अपने पति को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से प्राची को लेकर मुंबई आ जाती है। माँ जी, ये आपकी चाय। ये लो प्राची, तुम भी चाय पी लो। सुमन, हमें अजय से इस बारे में बात जल्दी ही करनी होगी। किस बारे में बात कर रहे हो माँ जी? वर्षा बहू, हम अजय और प्राची की शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी, अजय भैया कभी भी प्राची के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपने देखा है, वो हद से भी ज्यादा लंबी है। हम सबके बीच खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी। वर्षा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मेरा अजय मेरी बात को नहीं टालेगा। शाम को अजय ऑफिस से आता है तो सुमन अजय से बात करती है। माँ, ये आपने क्या कर दिया? आपने उसकी कद काठी देखी है, कितनी लंबी है वो। इतनी लंबी लड़की से शादी करूंगा, मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अजय, पहन ओढ़कर प्राची बहुत सुंदर लगेगी। तू नहीं जानता, प्राची की माँ कला ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी, और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा? बड़ी मुश्किल से अजय शादी के लिए मान जाता है। अजय और प्राची की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसके सभी दोस्त आए हुए थे। अजय, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ शीतल है। चल यार, तेरे और भाभी जी के साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा अजय जी, ये प्राची जी कैमरे में नजर नहीं आ रही हैं। प्राची जी, आपको थोड़ा झुककर खड़ा होना पड़ेगा, या एक काम कीजिए, आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तब आप नजर आ जाएंगी। अजय, मेरे दोस्त अच्छा है। अब तुझे छत पर जाना हो तो बस भाभी जी को खड़ा कर देना है, और उन पर चढ़कर सीधा छत पर पहुंच जाना भाई। सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। अजय गुस्से में अपनी माँ और पापा के पास जाता है। आपने मेरे दोस्त यारों के बीच मेरी इंसल्ट करवा दी है। प्राची की हाइट इतनी लंबी है कि सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है। देवर जी, और मानिए माँ की बातों को। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी छोटी बहन मुस्कान आपको बहुत पसंद करती है, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। पर आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं, इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। वर्षा बहू, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? और अजय, प्राची तुम्हारी पत्नी है, उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। वो देखो, स्टेज पर बेचारी अकेली खड़ी है। तुम सब यहीं रहो, मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते हैं। सोनू, पिंकी, अपनी चाची को तंग मत करो। और भी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे हैं। वर्षा बहू, बच्चों को अपनी चाची के साथ एंजॉय करने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है, वरना तुम सब तो स्टेज से उतरकर इधर उधर हो गए। वर्षा, ये माँ ने कैसी लड़की पसंद कर लिया अजय के लिए? जिधर देखो पार्टी में सब लोग प्राची की हाइट को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो देखो सामने मिसेस शर्मा। ये मिश्रा जी को भी इतनी लंबी लड़की मिली थी शादी के लिए। अजय में कमी क्या थी? देखने में तो सुंदर है, पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है। देखभाल कर लड़की पसंद करनी चाहिए। अरे अच्छा है ना, लंबी बहू लेकर आए हैं। ऊपर की अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी। वरना हमें तो स्टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है। आजकल लोग अपना फायदा ही ढूंढते हैं। देखा तुमने, कितना मजाक बना रखा है इस प्राची ने हमारा। ऊपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई। सुनो, हम कुछ नहीं कर सकते। इस घर में माँ जी की ही चलती है। उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था। उन्हें देवर जी की परवाही कब थी? मेरी मुस्कान। वर्षा, अब तुम फिर शुरू मत हो जाना मुस्कान का नाम लेकर। कुल मिलाकर सास ससुर और बच्चों को छोड़कर घर में सभी को प्राची से चिढ़ थी। अजय, वर्षा, मोहित तीनों प्राची से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। प्राची, मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो। अजय, वर्षा और मोहित तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं,
पर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप यूँ माफी मत मांगिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने तो मेरी जिंदगी को संभाल लिया। प्राची सुमन के गले लग जाती है। प्राची अपनी तरफ से सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज स्कूल वैन वाला भैया नहीं आएगा, मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ। भाभी, आप स्कूल जा रही हैं तो क्या मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी? मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था। मुंबई शहर मेरे लिए नया है तो मैं यहाँ के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ। जाते हुए टोक दिया। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें छोड़कर बच्चों को वापसी ले आऊंगी। तुम अपने आप घर वापस आ जाना। वर्षा प्राची को लेकर पहले बच्चों के पास स्कूल चली जाती है, पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचती है, वहां पर भीड़ लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने गलती से वॉशरूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वॉशरूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है। वहां से बाहर आने का एक ही रास्ता है, खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है, पर वहां भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। वर्षा जी, आपका बेटा सोनू ही तो वॉशरूम में बंद हो गया है। हम सब बहुत देर से परेशान हैं। ये लीजिए, पिंकी को आप पकड़िए, बहुत देर से रो रही है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी की खिड़की से नीचे उतारा जा सके। क्या? मेरा सोनू वॉशरूम में बंद हो गया है? मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वो रो रो कर परेशान हो रहा होगा। मैम, आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीढ़ी मौजूद है वो मुझे दे दीजिए। प्राची, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब टीचर्स और पेरेंट्स प्राची को देखते रह जाते हैं। प्राची एक सीढ़ी पर चढ़कर ऊंची बालकनी में पहुंच जाती है। प्राची लंबी थी इसलिए वो ऊंचाई पर चढ़कर बालकनी तक पहुंच गई और उसने किसी तरह बालकनी की खिड़की खोलकर सोनू को सुरक्षित निकाल लिया। स्कूल का स्टाफ और पेरेंट्स प्राची की बहुत तारीफ करते हैं। प्राची जी, आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वर्षा और प्राची बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर वर्षा सारी बात घर वालों को बताती है और वो प्राची से भी माफी मांगती है। प्राची, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाक बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बची है। मुझे माफ कर देना। भाभी, प्लीज आप रोइए मत। देखिए, सोनू बिल्कुल ठीक है। मोहित और अजय भी प्राची को इतना गलत बोलने के लिए शर्मिंदा थे। उस दिन के बाद से प्राची की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। सोनिया का शादी समारोह एक पल में दुख में परिवर्तित हो गया जब लड़के वालों ने आखिरी समय में शादी के लिए मना कर दी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दीनदयाल जी, मैं आपको अगले 15 दिनों तक गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, पर आप यूं शादी मत रोकिए, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं किशोरी लाल? है, एक तो मेरा लड़का बड़ी मुश्किल से तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए माना था, वरना एक बौनी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? ढूंढते रह जाओगे, घुटने रगड़ जाएंगे। फिर भी कोई लड़का एक बौनी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहेगा। चल बेटा नरेश, उठ मंडप से, कोई शादी वादी नहीं होगी अब। नहीं नहीं नरेश बेटा, रुक जाओ, मेरी सोनिया बहुत अच्छी है, इसे यूं शादी के मंडप में छोड़ कर ना जाओ। किशोरी लाल दीनदयाल और उसके परिवार के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगता है, पर वो लालची लोग उसकी एक नहीं सुनते। पुलकित, चल यार, इन भिखारियों के घर मुझे शादी नहीं करनी है। नरेश, तू अपने पापा के इशारों पर चलकर एक दुल्हन को मंडप में छोड़कर जा रहा है। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुलकित बेटा, जैसे तुम नरेश के दोस्त नहीं बल्कि लड़की वालों के परिवार के हो। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो? पुलकित, तुझे क्या हो गया यार? हैं? तू मेरा दोस्त होकर इन लोगों से हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? हैं? मैं तुझे बस इतना बोल रहा हूं कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे इस बेचारी के पिता की हालत तो देख। अरे गाड़ी के लिए तू एक दुल्हन को मंडप में छोड़ देगा? ऐसा है पुलकित बेटा, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें हमने, ठीक है ना? कब से सुने जा रहा हूं, ठीक है? अगर इतनी ही हमदर्दी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते शादी इस बौनी लड़की से? हाँ सही तो कह रहे हैं पापा, तू क्यों नहीं कर लेता इससे शादी? है तुझमें हिम्मत शादी करने की? बोल। कहना आसान होता भाई, पर हर कोई करके नहीं दिखाता। हाँ मैं कर लूंगा इससे शादी, मैं अपनाऊंगा सोनिया को, समझ गया? पुलकित नरेश का दोस्त था जो दिल्ली से उसके शादी समारोह में आया हुआ था, पर सोनिया और उसके पिता के साथ नरेश और दीनदयाल का दुर्व्यवहार देखकर पुलकित से रहा नहीं गया। वो सोनिया के पिता से कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, मैं सोनिया का हाथ थामूंगा। क्या सचमुच तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पर मेरे पास दहेज में देने के लिए इस वक्त गाड़ी नहीं है बेटा, कहीं तुम भी तो। मैं दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हूं, मैं सिर्फ सोनिया का हाथ मांगता हूं।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलकित किशोरीलाल और उनकी बेटी सोनिया के लिए मानो भगवान का वरदान बनकर आया था। नरेश और दीनदयाल गुस्से में लौट जाते हैं। पुलकित और सोनिया की शादी हो जाती है। पुलकित सोनिया के साथ वापस दिल्ली पहुंचता है। टैक्सी में बैठी सोनिया पुलकित से कहती है, पुलकित मुझे घबराहट हो रही है। आपके घर में सब मुझे बहू के रूप में स्वीकार तो कर लेंगे ना? अरे तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमसे शादी की है और उम्र भर साथ निभाने का वादा लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलकित सोनिया को लेकर घर पहुंचता है। पुलकित के मम्मी पापा सोनिया को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तू शादी करके आ गया? तू तो अपने दोस्त की शादी में गया था, फिर ये बौनी लड़की तुझे वहां कैसे मिल गई? मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। समाज में मेरी हंसी उड़वानी है? खानदान की नाक कटवा कर रख दी तूने। हर कोई हंसेगा। कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा तूने। तेरी माँ सही कह रही है पुलकित, तूने तो सच में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। सुंदर लंबी कदकाठी वाली लड़कियों की कमी थी तेरे लिए, बता। एक से एक लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी और तुझे ये बौनी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। बस बहुत हुआ मम्मी पापा, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी हम रंग रूप कदकाठी पर गौर करेंगे, है ना? व्यक्ति के स्वभाव और उसकी कुशलता में सब कुछ शामिल होता है। सोनिया की इसमें क्या गलती है कि अगर उसका कद छोटा है तो? मैं सोनिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया है और आप लोग भी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुलकित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसकी मां ममता सोनिया पर बरसने लगती है। कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तेरे। हमारे बेटे को हमसे अलग करके ही मानेगी तू। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया तुम बाप बेटी ने कि हमारा बेटा ही हमसे छिन गया है। नहीं माँ जी, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो बस आप सबके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा। तू इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। हम तुझे अपनी बहू नहीं। बेचारी सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है। आसपास के मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को जब पुलकित और सोनिया की शादी के बारे में पता चलता है तो सब सोनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। वैसे ममता जी, आपके बेटे पुलकित में कोई कमी थी क्या जो उसने इतने नाटे कद की बौनी लड़की से शादी की? नहीं तो बहन जी, हमारे लड़के को देखो, एक से एक लड़कियों के रिश्ते आते हैं, इतने नखरे हैं। देखने में तो आपका पुलकित बहुत ही सुंदर और लंबे कद काठी का लगता है, फिर उसने इतनी बौनी लड़की क्यों पसंद की? कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अब अपने आप को ही देख लो ममता जी, आप आज भी देखने में हेमा मालिनी से कम नहीं लगती हो। क्या करूं बहन जी, जब किस्मत फूटी हो तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। पता नहीं अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं से पकड़ कर ले आया इस मनहूस को। माँ जी, ये चाय और पकौड़े लाई थी, रख दो यहीं पर और जाओ यहां से। आपकी नौकरानी कहाँ गई ममता जी? अरे वो अपने गांव गई है। यही सोच लूंगी कि एक नौकरानी की कमी थी, वो पूरी हो गई, कुछ तो काम आएगी। वैसे तो ये बौनी बहू हमारी किसी काम की नहीं है। अपनी माँ की बातों को सुनकर पुलकित गुस्से में आ जाता है और मेहमानों के बीच जाने लगता है। तभी सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है। इतना सब सहने की हिम्मत तुम में कहां से आती है सोनिया? तुम जब से इस घर में आई हो तुम्हें एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी सुनो, पापा और मैं जा रहे हैं। ये कैश रख लो, 20 लाख रुपए हैं। ऑफिस के पैसे हैं, कल सुबह मुझे बैंक में जमा करवाने हैं। अलमारी में रख देती हूँ। हाँ भैया, आ रही हूँ। सारे पेड़ों में खाद डाल दी है ना? हाँ माता जी, अच्छा मैं चलता हूँ। माली को भेजकर ममता दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। सोनिया उस वक्त अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अब फिर से कौन आ गया? क्या हुआ? पेड़ों में खाद तो तू डाल गया था। माता जी, लगता है मैं अपनी खुरपी यहीं छोड़ गया था। जा देख ले कहाँ रखी है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? छोड़ छोड़, मुझे छोड़। अरे खुरपी लेने आना तो बहाना था, मुझे वो 20 लाख रुपए दे जल्दी से, जो तेरा बेटा तुझे देकर गया है। नहीं चोर, मैं तुझे वो पैसे नहीं दूंगी। छीना झपटी में ममता जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोनिया घबरा जाती है। अगर वो चिल्लाती तो माली उसे भी पकड़ लेता। सोनिया खुद को और ममता को बचाना चाहती थी। क्या करूं? माँ जी की अलमारी खुली है, माली कमरे में ही आएगा, जल्दी से कैश निकाल लेती हूँ। सोनिया छोटे कद की थी, इसलिए आसानी से रुपए उठाकर सर्विस विंडो से रसोई में जाकर एक खाली ड्रम में छुप जाती है। इतनी देर में दरवाजे की घंटी बजती। इस अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा,
लगता है कोई आ गया। वापस भागना ही ठीक रहेगा, वरना पकड़ा जाऊंगा। माली वहां से भाग जाता है। ममता घंटी की आवाज सुनकर होश में आती है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है। पुलकित और उसके पिता ये सब देखकर घबरा जाते हैं। क्या हुआ मम्मी? वो चोर माली घुस आया था। वो तो अच्छा हुआ हमारा काम जल्दी खत्म हो गया, तो हम वापस लौट आए। क्या हुआ पुलकित? लगता है भाग गया पापा। वो चोर माली मिल जाए बस एक बार, छोड़ूंगा नहीं। मम्मी, पर सोनिया कहाँ है? सोनिया, 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 तुम इस ड्रम में? वो मुझे उस वक्त जो ठीक लगा, ये आपकी अमानत, आपके 20 लाख रुपए। सोनिया सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पुलकित के माता पिता खुद पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने सोनिया जैसी समझदार बहू को कितना भला बुरा कहा, पर आज उसी की वजह से चोरी होने से बच गई। सोनिया के सास ससुर सोनिया से माफी मांगते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों ने मुझे बहू स्वीकार कर लिया। मुझे आप दोनों के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो।